एक्ट्स को हम देखें तो मेजर दो हेडिंग्स में उनको डिवाइड किया गया है। कंपनी रूल स्टार्टिंग फ्रॉम 1773 टू 1858 एंड देन क्राउन रूल दैट इज फ्रॉम 1858 टू 1947. So when we discuss about company rule, so the first act we have is Regulating Act of 1773. इसके बेसिक फीचर्स ये हैं, मतलब पहले इस एक्ट के थोड़ा सा ग्लिम्स लेते हैं। दैट इज ये फर्स्ट एक्ट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, ये फर्स्ट टाइम था जब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को हमने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ऐसा पॉलिटिकल फंक्शन है और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है दैट वी हैव टू लुक आफ्टर। तीसरा, ये फाउंडेशन है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में, तो ये फाउंडेशन ले करता है। तो जब हम इन एक्ट्स की बात करें तो ये वाला पोर्शन जो है ये तो आपको बस ऐसे रीड कर लोगे तो भी चलेगा, बट व्हेन वी कम्स टू दीज पोर्शन ना, you have to memorize all these provisions by heart, to be honest by heart, because when you are going to give the exam now you don't have time to recall those. So when you memorize all this by heart ना, you immediately get the answer. No भाई ये तो इस टाइम पे हुआ था, ये तो इस टाइम पे हुआ था। तो बाय रीडिंग यू विल नॉट गेट दिस क्लियरिटी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि कंपनी रूल है, ठीक है, उसके अंदर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है जिसके तहत 4 प्रोविजंस हैं। तो 5 प्रोविजंस हैं, उनको पहले आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए एंड देन यू हैव टू लर्न ऑल दिस प्रोविजंस। कि हाँ अगर मैं रेगुलेटिंग एक्ट बोलूँ तो अच्छा ये था, जैसे कि पहला गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ बंगाल को हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। देन और जो फर्स्ट बने थे वो लॉरेन वॉरेन हेस्टिंग थे, उनके साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की। इसके बाद गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास को सबॉर्डिनेट डिक्लेयर कर दिया। तो ये आपको ना बिना बुक देखे सारे रिवाइज होने चाहिए पॉइंट्स बाय वन, ठीक है। और जहाँ पर फिर आपको वो पॉइंट क्लियर नहीं याद आ रहा है देन यू हैव टू गो बैक टू योर बुक्स कि हाँ क्या प्रोविजन था जो मैं काउंटेबल नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आपको हर एक एक्ट को वैसे ही याद करना है। जैसे मैं जब रेगुलेटिंग एक्ट की बात करूँ तो इसमें बुक में आपके टोटल यहाँ पे मुझे 5 दिख रहे हैं तो आपको वो 5 के 5 ही पाँचों पूरा लर्न करना है बाय हार्ट। तो सबसे पहला एक्ट जो है वो है हमारा गवर्नर ऑफ बंगाल, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसका सबसे पहला प्रोविजन जो है वो ये है कि इस एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनको हमने डिक्लेयर किया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनके साथ ही साथ इनके लिए हमने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी क्रिएट की थी जिसमें 4 मेंबर थे जो क्या करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेंगे। तो ऐसे जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो बने थे हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इसी के साथ जो दूसरा प्रोविजन है इस एक्ट का वो ये बोलता है कि देखो पहले तो बॉम्बे, मद्रास और आपका बंगाल ये तीनों ना इंडिपेंडेंट प्रोविजंस थे, इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से, सबके पास इक्वल राइट्स थे। लेकिन इस एक्ट ने बोला कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज है ना वो सबऑर्डिनेट होगा किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, अनलाइक अर्लियर। तो ये जो है क्या तो बोलते हैं जो इंडिपेंडेंस है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की उसको लेकर के किसके पास ये सबऑर्डिनेट बना देता है बंगाल की। तीसरा ये बोलता है एक्ट कि हमको एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करना चाहिए जो कि स्टैब्लिश होता है 1774 में विथ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। तो इस बुक में तो ये मेंशन नहीं है बट एज ऑफ माय नॉलेज जो फर्स्ट CJI थे, चीफ जस्टिस थे, वो थे हमारे एजिया इम्फे। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, ये प्रोहिबिट करता है सर्वेंट ऑफ कंपनीज को इंगेज करने में, किसमें, प्राइवेट ट्रेड में, कि जो भी सर्वेंट्स है कंपनी के वो प्राइवेट ट्रेड में इंगेज नहीं होंगे। दूसरा ये बोलता है कि आपको किसी भी नेटिव से यानी कि वहाँ के रहने वाले वासियों से आपको ब्राइब नहीं लेना है। साथ ही साथ इसका जो 5th प्रोविजन है वो ये बोलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर और स्ट्रेंथन करता है। कैसे, कि जो कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, एक डेजिग्नेशन है, एक पोस्ट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उनके रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के बारे में जो भी इंडिया में चल रहे हैं। तो बेसिकली जब हम इन 5
प्रोविजंस को देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की, तो पहला प्रोविजन हो गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के डिफेक्ट्स को सुधारने के लिए लाया गया था। दैट्स वाई इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। जो बेसिक फीचर्स हैं इस एक्ट के वो इस तरह हैं कि पहला तो ये एग्जेम्प्ट करता है गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, अगर वो कोई भी एक्ट करते हैं उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो उनका जो भी मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। सिमिलरली वो अपने कंपनी के सर्वेंट्स को भी एग्जेम्प्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से कि उनके ऑफिशियल एक्शंस के लिए जो भी मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। सेकेंडली ये एक्सक्लूड करता है रिवेन्यू मैटर, और जो भी मैटर अराइज हो रहे हैं रिवेन्यू के कलेक्शन से रिगार्डिंग, उन सबको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से। तो ये बेसिकली तीन चीज़ें यहाँ पर एक्सक्लूड हो रही हैं। पहला तो गवर्नर जनरल और काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से एक्सक्लूड हो रहे हैं, दूसरा सर्वेंट्स एक्सक्लूड हो रहे हैं, तीसरा रिवेन्यू और रिवेन्यू के कलेक्शन का जो भी मैटर है। तो ये तीन चीज़ें जो है यहाँ पर एक्सक्लूड हो रही हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से। तीसरा प्रोविजन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो स्टेब्लिश हो रही है उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो एंटायर इनहेबिटेंट ऑफ कलकत्ता में लाई करेगा, यानी कि पूरे जो भी कलकत्ता के वासी हैं उनके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लाई करेगा। ये बोलता है कोर्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए कि जो पर्सनल लॉज हैं डिफेंडेंट्स के जो भी अपील दे रहे हैं या फिर जिनका भी केस चल रहा है उनके आप पर्सनल लॉज को भी देखिए, जैसे हिंदू को हम हिंदू लॉ की तरह ट्रीट करें और मुस्लिम को हम मोहम्मदीन लॉ की तरह ट्रीट करें, अकॉर्डिंग ट्रीट करें। तो बेसिकली ये प्रोवाइड कर रहा है कि जो भी केस हम सुप्रीम कोर्ट देख रही है वो उनके पर्सनल लॉज के तरह ही ट्राई हो। चौथा ये बोलता है कि जो भी अपील्स है प्रोविजनल कोर्ट से वो क्या तो बोलते हैं गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के गवर्नर जनरल के काउंसिल के पास जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है। पांचवा प्रोविजन इसका कहता है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है वो फ्रेम कर सकती है रूल्स और रेगुलेशंस किसके लिए, प्रोविजनल कोर्ट एंड काउंसिल के लिए। तो बेसिकली ये कुछ 5 फीचर्स थे जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के लिए हमको इम्पॉर्टेंट है लर्न करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी विल डिस्कस द ब्रिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इनके 3 फीचर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है और हमको देखने हैं। पहला फीचर ये है कि ये डिस्टिंग्विश करता है कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस को। दूसरा फीचर है कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अलाउ करता है कि आप मैनेज करो कंपनी का जो भी कॉमर्शियल अफेयर है, बट साथ ही साथ ये एक दूसरी बॉडी क्रिएट करता है जो कि है बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। तो ये जो स्टेब्लिश करता है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, इस एक्ट के थ्रू ही सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था 1784 के थ्रू। तीसरा प्रोविजन ये है कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर देता है कि आप सुपरवाइज करो और डायरेक्ट करो जितने भी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑपरेशन से, सिविल हो गया, मिलिट्री रेवेन्यू हो गया, ये सारे मैटर्स को आप सुपरवाइज करो और डायरेक्ट करो। तो ये जो एक्ट है वो 2 चीज़ों के लिए सिग्निफिकेंट है। पहला तो कि कंपनी की टेरिटरी जो है वो इंडिया में वो पहली बार रिकॉग्नाइज की गई एज अ ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। दूसरा ये एक्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या दिया गया, फर्स्ट टाइम सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो ये 2 बातें जो हैं वो सिग्निफिकेंट है इस एक्ट के लिए। और ये जो 3 फीचर्स हो गए, पहला कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कॉमर्शियल अफेयर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल अफेयर, तीसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर किया कि आप सुपरवाइज कीजिए जितने भी मैटर्स हैं सिविल के, मिलिट्री के और आपके रिवेन्यूज़ के। ओके, सो आई होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी विल डिस्कस एक्ट ऑफ 1786। ये बहुत ही छोटा सा एक्ट है। ये बेसिकली हमको लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट करना था एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसके लिए हमने ये एक्ट ऑफ 1786 लाया। जो इसके 2 फीचर्स हैं वो ये हैं कि ये पावर देता है टू ओवरराइड द डिसीजन इन ऑफ काउंसिल, किसको, गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, कि जो भी डिसीजन है काउंसिल का वो कुछ सर्टेन स्पेशल केसेस में वो उनके डिसीजंस को क्या कर सके, ओवरराइड कर सके। दूसरा ये कमांडर इन चीफ बनाता है डायरेक्टली किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को।
तो इसके लिए एक्ट ऑफ 1786 क्या किया गया, इनेक्ट किया गया। थैंक यू। Hello friends, welcome back to my channel. So today we will discuss the Charter Act of 1793. बेसिकली 4 चार्टर एक्ट आए थे 1793, 1813, 1833, 1853। 20 ईयर्स के गैप में ये चारों चार्टर्स आए थे। तो आपको फर्स्ट चार्टर एक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है, जिससे आप चारों चार्टर एक्ट्स के टाइम पीरियड पता कर सकें। तो फर्स्ट चार्टर आया था हमारा 1793 में। जो इसके बेसिक फीचर्स हैं वो ये हैं कि पहला तो ये एक्सटेंड करता है ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस टू ऑल दी फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज। तो जो भी ओवरराइडिंग पावर दी गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को, अब वो आने वाले सारे गवर्नर जनरल और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज को दी जाएंगी ओवर दी काउंसिल। दूसरा, ये गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर और कंट्रोल देता है ओवर द गवर्नमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये ट्रेड मोनोपोली जो कंपनी को दी गई थी वो एक्सटेंड करता है फॉर द फर्दर 20 ईयर्स। चौथा, ये कमांडर इन चीफ जो है वो अब मेंबर नहीं होगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल का जब तक वो खुद से चुन के नहीं आ रहा है। ठीक है। पांचवा प्रोविजन ये है कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो भी स्टाफ है और जो भी क्या तो बोलते हैं मेंबर्स हैं, उन सबको जो सैलरी मिलेगी वो इंडियन रेवेन्यूज के थ्रू जाएगी, ये बताता है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। पहला फीचर जो है इस एक्ट का वो अबॉलिश्ड करता है ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। Therefore, Indian trade was thrown open to all the British merchants, but ये कंटिन्यू करता है मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। तो ट्रेड मोनोपोली जो कंपनी को मिली थी अब वो एबॉलिश हो चुकी है। तो जितने भी मर्चेंट्स हैं ब्रिटिश के, वो सब अब आकर के इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। बट ये मोनोपोली ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना ये कंटिन्यू करता है। तो टी में और चाइना के साथ अब ट्रेड नहीं कर सकते, बट वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में वो भी एबॉलिश्ड हो जाएगा। दूसरा, ये असर्ट करता है सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। तीसरा, ये अलाउ करता है क्रिश्चियन मिशनरीज को टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ इनलाइटिंग द पीपल। फोर्थ प्रोविजन जो है वो प्रोवाइड करता है स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। पांचवा, ये ऑथोराइज करता है लोकल गवर्नमेंट को कि आप इंडिया में इम्पोज कर सकते हैं टैक्सेस ऑन पर्सन्स, और अगर कोई टैक्स नहीं पे कर रहा है तो आप उनको पनिश भी कर सकते हैं। तो बेसिकली 5 फीचर्स थे। पहला, ट्रेड मोनोपोली एबॉलिश्ड हुई, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना कंटिन्यू था। दूसरा, सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तीसरा, क्रिश्चियन मिशनरीज। चौथा, वेस्टर्न एजुकेशन। पांचवा, लोकल गवर्नमेंट को ऑथोराइज करता है कि आप इम्पोज कर सकते हैं टैक्सेस। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी विल डिस्कस द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। दिस वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। जो बेसिक फीचर्स हैं इस एक्ट के, वो पहला, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाता है। साथ ही ये वेस्ट करता है सिविल मिलिट्री पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ये एक्ट जो है वो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी देती है ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया पोसेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये डिप्राइव करता है गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को उनकी लेजिस्लेटिव पावर से, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है अब उनके पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। जो लॉज बनते थे प्रायर टू चार्टर एक्ट ऑफ 1833 उनको हम एज ए रेगुलेशंस लिखते थे, बट फ्रॉम दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लॉज वेयर कॉल्ड एज एक्ट। ये जो एक्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को एंड करती है एज अ कॉमर्शियल बॉडी, क्योंकि वो पूरी तरह से एक तरह से देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी।
साथ ही साथ ये प्रोवाइड करती है कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया जो है वो हेल्ड करेंगे किसके ट्रस्ट में, हम मैजेस्टी हायर्स और सक्सेसर के, ब्रिटिश के। फोर्थ जो है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्ट कर रहा था कि हम इंट्रोड्यूस कर सकें एक ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन फॉर सिविल सर्वेंट्स, बट क्योंकि इसको निगेट किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, तो ये प्रोविज़न जो है वो नहीं आया। बट ये अटेम्प्ट कर रहा था कि हम किसी के भी साथ क्या ना करें, भेदभाव का फीलिंग ना रखें, जो भी इंडियन एलिजिबल हैं और कैपेबल हैं उनको हम ऐसे ऑफिस दें जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। थैंक यू सो मच। Welcome back to my channel. So today we will discuss the Charter Act of 1853. First provision of this act is ये सेपरेट कर रहा है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। ये प्रोवाइड कर रहा है 6 न्यू मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। इन अदर वर्ड्स इज एस्टेब्लिश अ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज इंडियन और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। Thus the legislative wings functioned as a mini parliament and adopted same procedure as the British Parliament. तो ये लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो है वो सेपरेट कर रहा है एग्जीक्यूटिव फंक्शन से, और लेजिस्लेटिव विंग्स को हम इंडियन और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोल सकते हैं। साथ ही में ये सेम प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहा है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अडॉप्ट करती है। ओके, तो लेजिस्लेशन जो है वो फर्स्ट टाइम एज ए सेपरेट मशीनरी ट्रीट की गई जिसके लिए हमको स्पेशल प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड हैं। ये इंट्रोड्यूस कर रहा है ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। तो जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत हम नहीं ला पाए थे एक्ट, वो इसके तहत ला रहे हैं। इसी के तहत हमने मैकेले कमेटी का गठन किया जो कि हमारी इंडियन सिविल सर्विस को इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए कमेटी है जो कि 1854 में कंस्टिट्यूट हुई थी। ये एक्सटेंड कर रहा है कंपनी रूल को और अलाउ कर रहा है टू रिटेन द पोसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। बट ये जो है वो कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन नहीं कर रहा है कि हाँ इतने टाइम 20 ईयर जैसे कि पहले के चार्टर्स में मेंशन होते थे। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि कंपनी रूल जो है वो किसी भी समय टर्मिनेट हो सकती है जब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहे। फोर्थ प्रोविज़न जो है वो ये है कि ये इंट्रोड्यूस कर रही है लोकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम, जिसके तहत जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 6 मेंबर्स न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऐड हुए थे उनमें से जो 4 मेंबर्स हैं ना वो लोकल प्रोविंस से क्या होने चाहिए, इलेक्ट होने चाहिए फ्रॉम द मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। सो थैंक यू सो मच।